नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 की। हाल ही में काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 यानी कैप 3 ने क्रिटिकलिटी अर्जित कर ली है। क्रिटिकलिटी का मतलब है कि कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए तैयार है। काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र 3 भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जिसकी विद्युत उत्पादन की क्षमता 700 मेगावाट है। वर्तमान में भारत की संस्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है। ये दाबित भारी जल रिएक्टर यानी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR का स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़ा संस्करण है। आपको बता दें कि अभी तक स्वदेशी रूप से विकसित सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र का दर्जा तारापुर स्थित 540 मेगावाट वाले PHWR को प्राप्त था। काकरापार में पहले से स्थित 2 रिएक्टरों को कनाडा से प्राप्त प्रौद्योगिकी की सहायता से स्थापित किया गया है। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एक परमाणु ऊर्जा रिएक्टर होता है जिसमें ईंधन के रूप में असंवर्धित प्राकृतिक यूरेनियम और शीतलक और विमंदक के रूप में भारी जल यानी ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O का उपयोग किया जाता है। एक रिएक्टर द्वारा क्रिटिकलिटी तब अर्जित कर ली जाती है जब प्रत्येक विखंडन की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहने वाली अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला को बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यूट्रॉन निर्मुक्त करती हैं। विखंडन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक कम द्रव्यमान वाले नाभिकों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है। भारतीय नाभिकीय विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 3 चरणीय कार्यक्रम का समावेश है। चरण 1 में प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को ईंधन प्रदान करने के लिए प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। इसका उपोत्पाद यानी बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239 है। चरण 2 में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रथम चरण के रिएक्टर परिचालन से प्राप्त प्लूटोनियम 239 को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और तीसरे चरण के अंतर्गत थोरियम आधारित रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है जिन्हें भारत के थोरियम भंडार का उपयोग करके पुनः ईंधन प्रदान किया जा सकता है जो इस रिएक्टर के भीतर यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाते हैं। अगली खबर वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है। हालिया परिदृश्य में वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी आने की वजह से राज्यों को GST क्षतिपूर्ति के भुगतान में देरी हो रही है। कोविड-19 की वजह से आई आर्थिक गिरावट ने सरकार के राजस्व संग्रह को प्रभावित किया है जिसकी वजह से अप्रैल-जून तिमाही में GST संग्रह में 41% की कमी दर्ज की गई है। माल और सेवा कर राज्यों को प्रतिकर संशोधन अधिनियम 2017 GST के कार्यान्वयन के कारण राज्यों को राजस्व में हुए किसी भी नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करने का प्रावधान करता है। ये राज्यों को 5 वर्षों के लिए यानी 2022 तक का राजस्व में वर्ष 2015-16 में उनके द्वारा एकत्रित राशि से 14% वार्षिक वृद्धि की गारंटी प्रदान करता है। इस प्रतिकर का भुगतान द्वैमासिक आधार पर प्रतिकर उपकर यानी कंपनसेशन सेस से प्राप्त राशि से किया जाता है। ये उपकर कुछ अधिसूचित वस्तुओं पर लागू GST के अलावा उन पर अतिरिक्त उपकर है। इस उपकर से प्राप्त राशि एक GST प्रतिकर निधि में जमा की जाएगी। राजस्व कमी को दूर करने के लिए कई समाधान सुझाए गए हैं जैसे कि इन उपकरों को आगामी 1 या 2 वर्षों के लिए विस्तारित करके बाजार उधारी से जुटाई गई राशि का भुगतान किया जा सकता है। GST के तहत पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल करना, GST दरों का सरलीकरण करना और छूट को कम करना, उपकर की दर में बढ़ोतरी या गारंटीकृत प्रतिकर दर को कम करना, प्रतिकर की अवधि को 5 वर्ष की निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। दूरसंचार विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर्स को भी ऑप्टिकल फाइबर और वाईफाई के कार्य को पूर्ण करने की अनुमति प्रदान की है। दूरसंचार विभाग ने ये निर्णय निजी ठेकेदारों की आपत्तियों को अस्वीकृत करते हुए लिया है। इससे पहले दूरसंचार विभाग ने भारत नेट कार्यक्रम के प्रथम और द्वितीय चरण के कार्यों को तीव्र करने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल किया था। हालांकि बाद में लंबित कार्यों को पूर्ण करने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर्स का भी चयन किया गया था।
निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं और उपकरण आपूर्तिकर्ताओं ने ये आरोप लगाया था कि कॉमन सर्विस सेंटर अव्यवहार्य कीमतों पर सेवाएं प्रदान करके एकाधिकारवादी व्यवहार कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग ने इन शिकायतों को अस्वीकार कर दिया है, क्योंकि इसका मानना है कि विलंब के कारण कार्य बाधित नहीं होना चाहिए। आइए अब जानते हैं भारत नेट कार्यक्रम के बारे में। इसका पूर्व नाम राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था। इसका उद्देश्य देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस निधि का सृजन दूरसंचार ऑपरेटर्स पर आरोपित यूनिवर्सल एक्सेस लेवी नामक एक शुल्क के माध्यम से किया जाता है। इसके तीनों चरणों में किस तरह से कार्यान्वयन किया गया। प्रथम चरण में 1 लाख और दूसरे चरण में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ते हुए तीसरे चरण में मौजूदा अवसंरचना को अपग्रेड करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2011 में आरंभ में इस परियोजना के कार्यान्वयन में काफी विलंब हुआ था और अब नई समय सीमा अगस्त 2021 है। आइए संक्षेप में जानते हैं कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या होते हैं। कॉमन सर्विस सेंटर्स को 2006 में अनुमोदित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत स्थापित किया गया था। ये देश के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में नागरिकों के लिए आवश्यक जनोपयोगी सेवाओं, सामाजिक कल्याण योजनाओं, वित्तीय सेवाओं आदि की प्रदायगी के लिए एकल पहुंच बिंदु है। और अब अगली खबर डिजिटल लेन देन से संबंधित है। आरबीआई का मानना है कि डिजिटल लेन देन वर्ष 2025 तक रोजाना 15 लाख करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच सकता है। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के पॉइंट ऑफ सेल ट्रांसफर, एटीएम लेन देन, टेलीफोन, इंटरनेट और कार्ड के माध्यम से किए गए भुगतान को डिजिटल भुगतान के रूप में परिभाषित करता है। वर्तमान में डिजिटल लेन देन में वृद्धि के मुख्य कारण विशेष रूप से विमुद्रीकरण के पश्चात जागरूकता में वृद्धि, सरकार की अधिकांश नीतियां नकदी रहित अर्थव्यवस्था पर केंद्रित हैं, त्वरित अंगीकरण और प्रौद्योगिकी के उपयोग में सुगमता, स्मार्टफोन के उपयोग में वृद्धि और इंटरनेट का विस्तार। इसके अलावा आरबीआई की ओर से विनियामकीय समर्थन ने भी डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया है। डिजिटल भुगतान के कई लाभ हैं। दक्षता और गति में वृद्धि की वजह से लागत में बचत, जवाबदेही और निगरानी में वृद्धि द्वारा पारदर्शिता और सुरक्षा, भ्रष्टाचार और चोरी में कमी हुई है। विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक व्यापक पहुंच की वजह से वित्तीय समावेशन हुआ है। हाल ही में टियर 3 से टियर 6 केंद्रों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पॉइंट ऑफ सेल अवसंरचना के लिए अधिग्रहणकर्ताओं यानी एक्विरर्स को प्रोत्साहित करने के लिए भुगतान अवसंरचना विकास निधि यानी पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को स्थापित किया गया था। अगली खबर G20 से संबंधित है। भारत ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों की डिजिटल वर्चुअल बैठक में डेटा संप्रभुता के महत्व को दोहराया। इस बैठक में भारत ने इस बात पर बल दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सेफ्टी यानी सुरक्षा, डिफेंस यानी रक्षा और डेटा गोपनीयता के मुद्दों पर संप्रभु देशों की चिंताओं के प्रति उत्तरदायी, जवाबदेह और संवेदनशील होना चाहिए। भारत ने सुरक्षा संबंधी चिंताओं के समाधान के लिए नवाचार, उद्यम और डेटा संप्रभुता को संतुलित करने की आवश्यकता पर बल दिया। डेटा संप्रभुता दरअसल एक राष्ट्र विशिष्ट अवधारणा है जो ये सुनिश्चित करती है कि डेटा को उस देश के कानूनों के तहत एकत्रित या संसाधित किया जाना चाहिए और उसे उसकी सीमाओं के भीतर ही भंडारित किया जाना चाहिए। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं के व्यापक प्रसार को अपनाने के साथ साथ डेटा भंडारण के नए तरीकों ने डेटा संप्रभुता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चिंताओं को उत्पन्न किया है। मेजबान देश की गोपनीयता संबंधी दायित्वों का अनुपालन नहीं किए जाने की स्थिति में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए नागरिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। डेटा संरक्षण और सुरक्षा को महत्व प्रदान करना जरूरी है, क्योंकि लीक हुए डेटा से कंपनियों, सरकारों आदि को काफी नुकसान हो सकता है। डेटा संप्रभुता के अभाव में कोई देश विदेशी राष्ट्रों को डेटा चोरी के संबंध में सम्मन नहीं जारी कर सकता। इस संबंध में भारत ने कई कदम उठाए हैं। जैसे आरबीआई ने वर्ष 2018 में एक परिपत्र जारी किया था जिसमें निर्देश दिया गया था कि भुगतान प्रणालियों से संबंधित सभी डेटा को 6 माह के भीतर केवल भारत में स्थापित सिस्टम में संग्रहित किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2019 में डेटा संरक्षण के मुद्दे पर कानूनी संरचना बनाने संबंधी उपबंध शामिल हैं। हाल ही में सरकार ने गैर व्यक्तिगत डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क का मसौदा भी जारी किया है।
आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण शब्दावलियों और खबरों पर। कंट्री ऑफ ओरिजिन। हाल ही में केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया है कि ई-कॉमर्स स्टार्टअप्स को अपने प्लेटफॉर्म्स पर बेचे जाने वाले आयातित उत्पादों पर कंट्री ऑफ ओरिजिन यानी उद्गम देश को दिखाना होगा। इसके लिए लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज्ड कमोडिटी रूल्स 2011 के तहत कंट्री ऑफ ओरिजिन को घोषित करने के बारे में पहले से ही उपबंध मौजूद है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के समझौतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं के उद्गम देश के निर्धारण को शासित करने के लिए कोई विशेष नियम मौजूद नहीं है। सभी सदस्य देश अपने उद्गम नियमों यानी रूल ऑफ ओरिजिन को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। उद्गम नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए जरूरी मानदंड हैं। इंडिया आइडियाज समिट 2020। इसका आयोजन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल USIBC द्वारा इसके गठन की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया। USIBC दरअसल व्यवसाय को बढ़ावा देने वाला एक समूह है जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को मजबूत करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसकी थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण, बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। क्लास एक्शन सूट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव है। इस प्राधिकरण को उपभोक्ताओं के एक वर्ग की ओर से सुओ मोटो लेते हुए मुकदमा दायर करने में सक्षम बनाया गया है। इस प्रकार ये क्लास एक्शन सूट यानी अनेक उपभोक्ताओं की ओर से मुकदमा दायर करना शुरू कर सकता है। क्लास एक्शन को प्रतिनिधि कार्रवाई यानी रिप्रेजेंटेटिव एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। ये अभियोग या मुकदमा चलाने का एक रूप है जिसमें लोगों के एक बड़े समूह द्वारा सामूहिक रूप से न्यायालय में अपना दावा प्रस्तुत किया जाता है। ये सामान्यतः तब दर्ज किया जाता है जब कई लोगों द्वारा समान या समतुल्य क्षति का सामना किया गया हो। भारत ने WHO गावी वैक्सीन अलायंस में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है। भारत ने कोवैक्स नामक WHO गावी कोविड-19 वैक्सीन अलायंस में शामिल होने में अपनी रुचि व्यक्त की है। इस गठबंधन का उद्देश्य संसाधनों को एकत्रित करने और टीका को साझा करने के लिए देशों और कंपनियों को एकजुट करना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2021 के अंत तक कोविड-19 के टीके के 2 बिलियन डोज वितरित करना है। गावी यानी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये विश्व के सर्वाधिक निर्धन देशों में रहने वाले बच्चों के लिए नए एवं अपर्याप्त रूप से उपयोग किए गए टीकों की समान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए साझा लक्ष्य के साथ सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों को एकजुट करता है। ध्रुवास्त्र टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल। ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ये एक हेलीकॉप्टर लॉन्च नाग मिसाइल है। इसे हेलीकॉप्टर से ही दागा जा सकता है। इसे ध्रुवास्त्र नाम दिया गया है। ये तीसरी पीढ़ी की फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ श्रेणी की एक मिसाइल है। ये लॉक ऑन बिफोर लॉन्च मोड में एक इंफ्रारेड इमेजिंग प्रणाली का उपयोग करती है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। धूमकेतु नियोवाइज C2020 F3 इसे पहली बार नासा ने मार्च 2020 में अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोर नियोवाइज टेलीस्कोप की सहायता से देखा था। धूमकेतु यानी कॉमेट धूल युक्त हिम के गोले होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये मूलतः चट्टान, हिम, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मीथेन के मिश्रण से निर्मित होते हैं। ये सामग्रियां उस समय अस्तित्व में आईं जब सौरमंडल का निर्माण हुआ था। मधुबनी चित्रकला। मधुबनी या मिथिला चित्रकला बिहार के मिथिला क्षेत्र में प्रचलित एक लोक चित्रकला है। ये स्थानीय रूपांकनों और चटकीले मिट्टी के रंगों के उपयोग के कारण लोकप्रिय है। कलाकारों द्वारा तैयार किए गए खनिज रंजकों यानी मिनरल पिगमेंट्स के माध्यम से इस चित्रकला को संपन्न किया जाता है। इसकी विषय वस्तु है हिंदू देवता, दरबारी दृश्य, विवाह के दृश्य, सामाजिक घटनाएं इत्यादि। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।